Assalamu alaikum dear students. Today starts our next chapter number 17. Named Physics of Solids. Physics of Solids. मिड-डे चैप्टर तकरीबन काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल चैप्टर है और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इसमें बड़ी माइनर सी चेंजेस आई हैं, वरना तकरीबन ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही शामिल है। तो शुरू वाला जो पोर्शन है जिसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताई गई हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स, वो डेफिनेशन उन्होंने स्किप की है। बाकी ऑलमोस्ट सारा चैप्टर तकरीबन उसमें अंदर शामिल है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमारे पास डेफिनेशन आएगी, दैट इज डेफॉर्मेशन। डेफॉर्मेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है वैसे डिफॉर्म कर देना, किसी चीज़ की हियत को, उसकी हालत को चेंज कर देना, बिगाड़ पैदा कर देना, उसको हम डेफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब डेफॉर्मेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ, शेप और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, then this kind of change is named as deformation. इसको हम deformation का नाम दे देते हैं। दूसरा इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, any change brought in length, volume or shape of the object on applying an external force is named as deformation. कि एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की अगर लेंथ चेंज कर दी जाए, अगर उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया जाए या उसकी शेप चेंज कर दी जाए, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर डेफॉर्मेशन वाक़ई हो रही है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या हो सकती हैं? आपकी बुक पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि हमारे पास अगर कोई रबर बॉल हो और रबर बॉल को ऑल अक्रॉस अगर आप उसके हर तरफ से उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, लाइक दिस, हर तरफ से अगर आप उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो बच्चे फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाती है। लेट से वो रिड्यूस हो जाता है, इस तरह उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर डेफॉर्मेशन पैदा हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेन टर्म है, दैट इज़ इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इलास्टिसिटी बच्चे क्या है? उर्दू में इसको हम लचक कहते हैं। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद अगर हम फोर्स को हटा लें, तो वो बॉडी, वो स्पेसिमन दोबारा से पहले से वही ओरिजिनल शेप जो पहले वाली थी वो रीगेन कर ले। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। और आम टर्म्स में हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें तो वो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल कहा जाएगा। यूं भी डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड इज नेम्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। अब इन इलास्टिक बिहेवियर्स के लिहाज से हमारे पास कुछ और टर्म्स होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस अप्लाइड ऑन टू द बॉडी। ये यूं समझ लें कि पहली इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। याद रखिए बेटे, इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड्स की। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल, दूसरी हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरी हमारे पास होती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हम जो यहाँ पर स्टडी करने लगे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें डेफॉर्मेशन आ जाती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है और स्ट्रेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो हम स्टडी करेंगे वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स per unit area to bring any change in shape, length or volume of the object is named as stress। इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। इसका सिंबल है सिग्मा और फार्मूला है F/A। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट कहलाता है। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू पास्कल। अब हमारे पास इस स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा शेयर स्ट्रेस। ये 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं स्ट्रेस के हवाले से। इसी तरह फिर स्ट्रेन की भी हमारे पास इसी लिहाज से 3 टाइप्स होंगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? जनरल फार्मूला सबका सेम होगा, इसको सिग्मा टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फार्मूला वही होगा, फोर्स ओवर एरिया, लेकिन फ़र्क क्या होगा? इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। इफ द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द मटेरियल, ये देखिएगा, अगर हमारे पास ये कोई रॉड है, कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर हम यूं फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ये देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो बच्चों देखना फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगी। तो जब इस तरह का स्ट्रेस किसी बॉडी के ऊपर लग रहा हो तो उसका नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसका डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी, then this type of stress is named as tensile stress. L is the original length, and if delta L is the change in length, then the new length will be
L प्लस डेल्टा L, ये आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। इसकी एग्जांपल मैं शुरू में दे चुका हूं कि अगर आपके पास कोई बॉल है, रबर बॉल है, और उसके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कहेंगे इफ द अप्लाइड स्ट्रेस, ये फोर्स लग रही है, यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल लग रही है, तो इफ द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नेम्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। थर्ड टाइप है shear stress। If the applied stress changes the shape of the material, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसका सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर एक फोर्स मैं यहाँ से लगाता हूँ और दूसरी फोर्स मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो बेटे होगा क्या, ये देखिए इसके अंदर ये चेंज आ जाएगी। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर चेंज डिस्कस होगी यूं और यूं। ये जो बॉक्स है वो डी शेप हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। पहली पोजीशन उसकी ये थी, अब न्यू पोजीशन उसकी ये वाली बन जाएगी। तो हम कहेंगे इसकी शेप में क्या आ गई है, चेंज आ गई। तो इफ द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ द मटेरियल देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नेम्ड एज shear स्ट्रेस। इसको हम shear स्ट्रेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन। दो सिंबल्स हैं, इसको इस ई से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, इस ई से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, दोनों इसके सिंबल्स हैं। स्ट्रेन क्या है, द मेजर ऑफ डेफॉर्मेशन, द मेजर ऑफ डेफॉर्मेशन caused due to applied stress। बच्चों हमने ये तो पढ़ा कि स्ट्रेस
अच्छा जी, तो हम यहाँ पर थे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या चीज़ होती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास हुक्स लॉ से हम इसको डिराइव करते हैं। हुक्स लॉ में हम ये पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना जितना बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर बिगाड़ भी बढ़ता जाएगा। ये कब तक होगा? विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी जब तक उस पर लगाया गया स्ट्रेस उसकी इलास्टिक हद के अंदर अंदर हो। अब अगर जब हम ये ख़त्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम कैपिटल ई से जाहिर करते हैं और ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम ई को इस तरफ लेकर जाएं तो सिग्मा ओवर ई, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो पता ये चला द रेशियो ऑफ stress over strain for a given material is constant up to the elastic limit. This constant is named as modulus of elasticity and it depends upon two factors. Modulus of elasticity depends upon two factors. The one, nature of the material. किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, उस पर इसका दारोमदार होता है। कॉपर की इलास्टिसिटी और है, सिल्वर की और है, गोल्ड की और है, प्लेटिनम की और है। जैसे जैसे आप मटेरियल चेंज करते जाएंगे उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन गिवन मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। याद रखिएगा, इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। तो ये आपके पास कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसकी भी फर्दर तीन टाइप्स हैं। जिस तरह से हमने स्ट्रेस की तीन टाइप्स डिस्कस की, स्ट्रेन की तीन टाइप्स डिस्कस की, इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके यूनिट की बात कर लूँ आपके सामने ऐसे सिस्टम में, तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस का कोई यूनिट नहीं होता, वन लिख देते हैं। तो द यूनिट फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चे, प्रेशर का, स्ट्रेस का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम यूनिट हुआ करता है, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोला जाएगा। ये आपके पास इसके यूनिट आ गए, ऐसा यूनिट। अब इसकी टाइप्स, सबसे पहली टाइप है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई, ये इसका सिंबल है। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि जनरल डेफिनेशन होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और अगर पर्टिकुलरली स्ट्रेस की हम टाइप्स जो यूज़ कर रहे हो वो टेंसाइल हो, तो इस किस्म के मॉडुलस का नाम होगा यंग्स मॉडुलस। अगर हम इनके फार्मूले लिखें तो बच्चों स्ट्रेस को तो हमने एक ही फार्मूला पढ़ रखा है, फोर्स ओवर एरिया, बट टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर हम इसको करें सिंप्लीफाई, ये देखो ये L डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू एल ओवर
एरिया नीचे वाले फैक्टर से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एल। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास फार्मूला बन गया विच इज रिप्रेजेंटिंग the relation between Young's modulus and change in length or applied force or original length or area of cross section of the wire। इसकी जगह जो हम फार्मूला लिखा करेंगे एरिया के लिए, दैट वुड बी पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर वाला फार्मूला होगा। तो दिस इज द रिलेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग यंग्स मॉडुलस। उसके बाद सेकंड टाइप है मॉडुलस की, उसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। इसको के से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिएगा जरा। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस over volumetric strain। Volumetric stress divided by volumetric strain is named as bulk modulus। और अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो बच्चों देखिएगा, फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं उसी तरीके से। ये वॉल्यूम ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इन टू वी, ओवर एरिया नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू डेल्टा वी। सो हैंस द रिलेशन फॉर द bulk modulus, फाइनल रिलेशन फॉर द बल्क मॉडुलस विल बी लाइक दिस। ये वाला रिलेशन हम इसके लिए यूज़ किया करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। द थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज shear modulus। shear modulus या इसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। इसको कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी is defined as the ratio of shear stress divided by shear strain। shear stress over shear strain is termed as modulus of rigidity, या इसको shear modulus भी हम पढ़ते हैं। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय shear strain की जगह हम लिख सकते हैं टेन थीटा, क्योंकि उसको हमने टेन थीटा से रिप्रेजेंट करवाया। तो ये देखिएगा हमारे पास ये आ जाएगा ए इंटू टेन टेन थीटा। ये देखिए एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू टेन थीटा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको हम शेयर मॉडुलस का नाम भी देते हैं। तो बच्चे ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम चीज़ें हैं, इसको आप फोकस करेंगे। एक टर्म हमारे पास होती है
कंप्रेसिबिलिटी, उसको भी याद रखिएगा। कंप्रेसिबिलिटी को C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रिवर्स को हम कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। टाइम इज़ ऑलमोस्ट वेरी शॉर्ट, तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएं, आपके पास बुक्स होंगी, उसके अंदर देखें फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, वो हम कर लेते हैं। पहले दो न्यूमेरिकल बड़ी आसान है, वो हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a 1.25 सेंटीमीटर डाया सिलेंडर 1.25 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का डायमीटर है। इसको आपने सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइडिंग बाय 100। जब 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये यूं भी लिखा जा सकता है 10⁻²। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ मैस, उसके साथ जो आपने मैस अटैच किया है वो है 2500 kgs। मालूम क्या करना है, फाइंड आउट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। स्ट्रेस आपने बच्चे फाइंड आउट करना है, वो भी किसके अंदर, उसने पर्टिकुलरली कह दिया कि स्ट्रेस शुड बी इन मेगा पास्कल्स, वो मेगा पास्कल में होना चाहिए। पास्कल में भी हो सकता है, बेसिक ऐसा यूनिट इसका पास्कल है, लेकिन यहाँ पर उसने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि आपने मेगा पास्कल में फाइंड आउट करना है, तो हम उसी में फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे देखें, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें इस डाटा के अंदर ना तो फोर्स गिवन है ना ही एरिया गिवन है, तो हम फिर यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg। तो बच्चे मैस हमें गिवन है 2500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। वैल्यू ऑफ G आपके पास क्या होती है, 9.8। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। या इसका वैल्यू अगर नहीं पुट करनी तो ये फिलहाल ये फार्मूला ही जहन में रख लें कि जी हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है वो आ गया F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। वो फार्मूला ही हम डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फिर एरिया, एरिया के पास क्या होता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के एरिया का फार्मूला होता है πr²। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो डायमीटर आपको दिया हुआ है, आप इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ से रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d डिवाइडेड बाय 2 and the value of r is find out to be 0.00625 मीटर्स। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो बच्चे, आगे बात दोनों फार्मूले आ गए, फोर्स का भी एरिया का भी। पुट दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन πr²। तो बच्चे देखें, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैस पुट करना पड़ेगा, जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, पाई 3.14, आर की ये वाली वैल्यू तो निकाली है
ये पुट करेंगे एंड द वैल्यू द फाइनल आंसर विल बी 200 into 10 exponent 6 pascals, and this is can be written as 200 megapascal because 10 एक्सपोनेंट 6 को बच्चों हम क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। तो ये हमने जो फार्मूले पढ़े उनसे रिलेटेड, स्ट्रेस का जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे वाले दिन लेक्चर्स में इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ भी स्टडी करेंगे और उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।